Hi, welcome back. Today we'll start with part 2 of our last lecture. और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी राइजिंग एस्पिरेशंस जो थी रीजनल एरियाज में. आज हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर द्रविडियन मूवमेंट के बाद में. आज हम बात करेंगे हमारे पंजाब की, जो 1980s में बर्निंग पंजाब था उसकी बात करेंगे. हमारे नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे. नॉर्थ ईस्ट के बाद हम बात करेंगे हमारे सिक्किम की. तो आपको इन कंटेक्स्ट या इन कंटेंट ये समझ में आएगा कि ये चैप्टर अपने आप में हमारे आज के एग्जाम्पल्स के लिए भी, आज के एग्ज़ाम के लिए भी, जो एग्जाम्पल्स हम कोट कर रहे हैं हमारे एग्ज़ाम में, उनके लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है. तो आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा. कल का लेक्चर आया होगा, कल का लेक्चर, और आज के लेक्चर को भी हम उसी स्पिरिट से, उसी झील से आपके लिए डील करने वाले हैं. तो व्हाट इज़ द पॉइंट? हम स्टार्ट कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग विद पंजाब. तो व्हाट इज़ द केस इन पंजाब? पंजाब में दोस्तों एक डिमांड था कि पंजाब शुड बी अ सेपरेट स्टेट. तो 1966 में पंजाब का डिवीज़न करके हरियाणा को अलग किया गया, पंजाब को अलग किया गया, और कुछ पार्ट जो हिमाचल का था वो भी अलग किया गया. तो पंजाब वॉज रीऑर्गेनाइज्ड इन 1966. आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब इन 1970s आप देखेंगे कि पॉलिटिकली अकाली दल विल बी डोमिनेटिंग. अकाली दल वो है, डोमिनेट करेगा. अब 1970s में ये अकाली दल विल डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी. 70s का पूरा डेकेड विल गो ऑन डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी बाय पंजाब स्टेट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो डिमांड्स थी ये ज़्यादा वॉयलेंट होंगी. बाय द डेकेड ऑफ 1980s यू विल विटनेस जो डिमांड थी ऑटोनॉमी की, अब ये डिमांड एस्केलेट होकर ये चली गई हैं एक खालिस्तानी स्टेट बनाने की, प्रो खालिस्तानी. तो अब डिमांड उठी कि एक स्टेट, सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान. देखिए ये खालिस्तान मूवमेंट एट प्रेजेंट न्यूज में है. व्हेन इट इज इन न्यूज तो क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाए तो आप स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा हिस्ट्री लिखें कि जो पंजाब में ऑटोनॉमी की डिमांड थी 1970s में, ये 1980s में जाते जाते इट एस्केलेटेड इनटू द डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ खालिस्तान. तो उससे आपके आंसर को एक काफी अच्छा लेवरेज मिलेगा. ठीक है, तो ये खालिस्तान की बात हम कर रहे हैं. 1980s में हो रही डेवलपमेंट्स हमें लेके जाती है 1984 की तरफ. जब देख रहे थे जो सिख मिलिटेंट्स थे काफ़ी सारे, उन्होंने जो ये है हमारा गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, यहाँ क्या कर लिया, अपना कब्जा जमा लिया. ठीक है, इन मिलिटेंट फोर्सेस ने इसे ऑक्यूपाई कर लिया. अब इस गुरुद्वारा को खाली करवाने के लिए दी देन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट शी मेड यूज ऑफ फोर्सेस, और उसने आर्म फोर्सेस का यूज करते हुए एक ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया 1984 में, जिसमें आर्म फोर्सेस को अलाउ किया गया टू एंटर इनटू दिस हॉली प्लेस और उन मिलिटेंट्स को काउंटर करें. मिलिटेंट्स को काउंटर किया वो ठीक है, बट वो एक होली प्लेस डैमेज हुआ तो इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है. बट शायद उस समय के समय में ये करना उस समय की सरकार का शायद मजबूरी रही होगी. बेटर सॉल्यूशंस हमेशा हो सकते हैं, बट पास्ट को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान रहता है, उस प्लेस पे जाके एग्जीक्यूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. हम उस पॉलिटिक्स में नहीं जाते. वी आर स्टिकिंग आवरसेल्फ टू द ऑपरेशन ब्लू स्टार. तो जब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में जो मेन एलिमेंट था जो था वो था भिंडरेवाला, और इस भिंडरेवाला की एलिमिनेशन के साथ जो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका खत्म हो जाता है. बट वो खत्म जब होता है तो बाय दैट टाइम द रिजेंटमेंट अमंग द सिख कम्युनिटीज इट वॉज एट पीक. और जब रिजेंटमेंट पीक पे होती है तो आप देखते हैं उसी रिजेंटमेंट में कहीं ना कहीं वही एंगर इंदिरा गांधी के असैसिनेशन का रीजन बनता है 1984 में, उन्हीं के बॉडीगार्ड के द्वारा. इसी तरह जब उनका असैसिनेशन होता है इट इज फॉलोड बाय एंटी सिख वायलेंस. आप देखते हैं कि एंटी सिख वायलेंस जो आज भी हमारी सोसाइटी को डिवाइड करता है, 1984 का एंटी सिख वायलेंस, आप काफ़ी सारी मूवीज़ वेब सीरीज में आपने देखा होगा कि एंटी सिख वायलेंस काफ़ी बड़े लेवल पे ये वायलेंस कोज हुआ आपके दिल्ली और काफ़ी बाकी अदर रीजन्स में. तो ये वायलेंस अपने आप में हमें क्या बताता है कि आग लगी थी 97, स्टार्ट हुई थी 70s में, 80s में कल्मिनेट होती हुई कहाँ चलेगी, खालिस्तान मूवमेंट में. उसने लीड किया ऑपरेशन ब्लू स्टार. ब्लू स्टार ऑपरेशंस के कंडक्ट के बाद में आप देखते हैं इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, एंड दैट लीड्स टू एंटी सिख वायलेंस. देखिए
जब आप क्रोनोलॉजी को कनेक्ट करते हुए एग्जामिनर को अपना व्यू पॉइंट रखेंगे तो ही विल बी इम्प्रेस्ड। अगर मैं इन आइसोलेशन सीधा स्टार्ट कर दूं एंटीसिक वायलेंस से, उससे बेटर ये है कि मैं एक लाइन में सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हुए यहां लीड करूं, तो एग्जामिनर के पास वो रीजन होंगे कि आपको वो आधा नंबर फालतू दे। और इस आधे आधे नंबर की स्ट्रगल में आप देखेंगे कि आप मे बी डबल डिजिट में या सिंगल डिजिट में रैंक ला पाए यूपीएससी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी गवर्नमेंट। अब राजीव गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने नेगोशिएट किया, क्योंकि एक किसी भी स्टेट के लिए जरूरी है कि पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए जो ट्रबल मेकर्स हैं उनसे वो बात करें। तो अब ऐसे में राजीव गांधी जी ने क्या किया, उनकी सरकार ने क्या किया, जो विद इन अकाली दल जो मॉडरेट लीडर्स थे, ठीक है, जो मॉडरेट लीडर्स थे अकाली दल के, उनके साथ उन्होंने बातचीत स्टार्ट की। उसी बातचीत से निकला 1985 का पंजाब अकॉर्ड। ठीक है, राजीव और ये जो लोंगेवाला अकॉर्ड, राजीव लोंगवाल अकॉर्ड 1985, ये हम थोड़ा सा देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। बट आप याद रखें ये किस बैकग्राउंड में निकला है, कि हमें बात तो करनी ही है। इससे हमें ये ध्यान रहे हमेशा कि डेमोक्रेसी में किसी भी चीज का सॉल्यूशन वो डिस्कशन, डिबेट, बातचीत से होगा। ठीक है, इट इज नॉट बाय वायलेंस और डिक्टेटरशिप। ठीक है, इट इन डेमोक्रेसी यू एंजॉय राइट टू डिसेंट, बट सॉल्यूशन डिसेंट के बाद भी डिस्कशन, डिबेट्स और आपके डेलिब्रेशन से ही निकलेगा। आप देखेंगे कि उसके बाद मिलिट्री फोर्सेस ने 1980s में भी अपने आप में 1980s इटसेल्फ काफी हद तक जो मिलिटेंसी थी पंजाब में रोक दिया हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तभी जो हमने कल के लेक्चर में कहा था 1989 में क्या हो गया, इंसर्जेंसी आपकी जेएंडके में बढ़ चुकी है, वायलेंस आपके जेएंडके में बढ़ चुका है। और उसी कल ही के लेक्चर में मैंने उससे पहले आपको कनेक्ट किया था कि जम्मू एंड कश्मीर में जो वायलेंस है, जो डिस्टर्बेंसेस है, उसमें इंटरनल स्टेट के साथ साथ एक्सटर्नल स्टेट एक्टर भी है। यहां भी आप देखते हैं एक्सटर्नल स्टेट एक्टर का रूल था। जैसे ही उन्हें पता लगा एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स को कि अब काउंटर करने के लिए व्हाट सॉल्यूशन डू यू हैव, कि अब पंजाब में तो कंट्रोल रहा नहीं है, जब मिलिटेंसी पंजाब से जाएगी, यही सेक्शन अब अपनी एनर्जी जो पंजाब में उसे इन्फ्यूज कर रहा था मिलिटेंसी को, अब ये सेक्शन अपना जोर लगाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर की जमीन को एक्सप्लॉइट किया जाए फॉर द सेम रीजंस। तो आप आज के लेक्चर को कल से कनेक्ट करें, आपको अच्छे समझ में आएंगे दोनों कनेक्शंस आपस में। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखेंगे, अकाली दल और बीजेपी ये दोनों मिलकर अलायंस बनाते हैं। इस अलायंस को 1997 में क्या मिल जाता है, एक विक्ट्री मिल जाता है। ये जो विक्ट्री मिलता है 1997 में, इसके विक्ट्री के आउटकम में क्या निकलेगा, सॉरी इस अलायंस के आउटकम में ये निकलेगा कि काफी लंबा चलने वाला एक अलायंस अकाली दल और बीजेपी के साथ बनता है। और ये अलायंस कब खत्म हो जाएगा, ये अलायंस आपका खत्म होगा जब 2 साल पहले आपके फार्म बिल्स इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, थोड़ा सा करंट अफेयर से भी यार लिंक कर लिया करो चीजों को, ताकि करंट अफेयर हमें याद रह पाए, हमें टॉपिक याद रह पाए। जितना एक टॉपिक को अलग अलग डायमेंशन से लिंक करोगे, उतना ही वो टॉपिक आपके लिए आसान होगा, उतना ही आपकी प्रोडक्टिविटी उस टॉपिक से इंप्रूव होगी। तो ये याद रखना। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप कोट कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स में। ठीक है, ये हैं आपके हरचंद सिंह लोंगोवाल। तो हरचंद सिंह लोंगोवाल, इनके बारे में अगर बात बताया जाए तो ये सिख लीडर तो थे ही थे, ये अकाली दल के 1980 में प्रेसिडेंट बने। ठीक है, और 1980 में प्रेसिडेंट बनने के बाद में आप देखेंगे कि जो अकॉर्ड हुआ है 1985 में, 24 जुलाई 1985 में राजीव लोंगवाल अकॉर्ड हुआ है, उसमें इंस्ट्रूमेंटल ये हरचंद सिंह साहब ही थे। और इस इंस्ट्रूमेंटेलिटी में आप एक चीज और नोट करें, ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, ये अपने आप में एग्रीमेंट काफी सारे कन्फ्रंटेशन पीछे छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि आपने लोगों को इतना उकसा दिया है, किसके लिए, खालिस्तानी मूवमेंट के लिए। अब जैसे ही कोई व्यक्ति एग्रीमेंट करेगा, तो जो लोग ये मान के बैठे थे बस रात रात की बात है, कल सुबह एक अलग स्टेट बनेगा, वो रोज रात को इस सपने के साथ सोते थे कि टुमारो वी आर गोइंग टू गेट a separate state of Punjab. So for the same people it was like कि कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम को आपने एनक्रोच किल कर दिया है। तो अब ये जो रिजेंटमेंट है इन यूथ्स का,
सिख यूथ्स का, मिलिटेंट ग्रुप्स का, आप देखेंगे कि यही यंग सिख मिलिटेंट ग्रुप इन्हीं हरचंद सिंह साहब का असैसिनेशन कर देंगे, मर्डर कर देंगे आपका इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, सिख यूथ्स के द्वारा इनका असैसिनेशन हो गया। अब हरचंद साहब और राजीव गांधी जी के बीच में जो अकॉर्ड हुआ 1985 में, इसका कन्फ्रंटेशन, इसका इशू ना केवल आपके पंजाब में दिखता है, इसका एक जो इम्पैक्ट है वो आसपास के नेबरिंग एरियाज में भी दिखता है, पर्टिकुलरली हरियाणा के लिए। तो कुछ चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाई दिस अकॉर्ड रिजल्टेड इनटू टेंशंस बिटवीन और अमंग द पीपल ऑफ हरियाणा। जैसे इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो पंजाब का के अंदर जो हम देखते हैं ज्वाइंट कैपिटल है आपका चंडीगढ़, किसका? पंजाब और हरियाणा। चंडीगढ़ पे क्लेम पंजाब और हरियाणा लगातार अपना रखते हैं। ऐसे में ये अकॉर्ड जब ये बोलेगा कि अब चंडीगढ़ पंजाब को चला गया है, तो हरियाणा में तो रिजेंटमेंट होगा ही होगा। तो ये था। इसी तरह रिवर वाटर शेयरिंग पे भी एक एग्रीमेंट था इसमें, तो इसमें भी लगा कि फॉर द पीपल ऑफ हरियाणा इट वाज लाइक देयर राइट्स हैव बीन टेकन अवे। ठीक है, तो पानी की डिमांड को, जो सतलुज यमुना लिंक नहर है, तो वो इशू दोबारा न्यूज में आया, सरफेस हुआ और लोगों में एक रिजेंटमेंट आया, तो इट बिकम द रीजन ऑफ टेंशन अमंग द पीपल ऑफ हरियाणा। तो आप इस अकॉर्ड को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मैंने अलग से इसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में ये लगे कि नहीं दिया हुआ, तो एडिशनली होता है, आप उसे मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, मास्टर तारा सिंह। ये तारा सिंह कौन थे? मास्टर तारा सिंह वॉज एन इंडिविजुअल जो, ये है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, इसके वन ऑफ द फर्स्ट या अर्ली लीडर थे ये। और ये साहब डिमांड करते थे, ये फ्रीडम मूवमेंट को तो सपोर्ट करते थे, बट ये कांग्रेस के अगेंस्ट थे। और जब बाद में आप चल के देखेंगे कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, सॉरी, सेपरेट स्टेट ऑफ पंजाब का डिमांड किया। सेपरेट स्टेट ऑफ पंजाब का डिमांड किया किसने? मास्टर तारा सिंह ने। तो आप ये याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव लोंगवाल अकॉर्ड, ये कई बार न्यूज में रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब पंजाब के बाद हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ ईस्ट को। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है सेवन सिस्टर स्टेट्स। ये कई बार प्री में भी पूछा जा सकता है आपसे कि सेवन सिस्टर्स में से कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो आप याद रखना, सिक्किम इज नॉट पार्ट ऑफ दीज सेवन सिस्टर। वो कौन कौन से हैं आपके? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये सेवन सिस्टर स्टेट हैं। ये यहाँ लिखा हुआ था तो इसलिए मैंने आपको इमेज चिपका दी, ताकि आपके दिमाग के साथ भी ये चिपक जाए। ठीक है, सेवन सिस्टर स्टेट में कौन सा नहीं है? आपका सिक्किम नहीं है, ये गलती मत कर देना। ठीक है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। अब होगा क्या, आप ये देखेंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा, मणिपुर और कुछ एरियाज, ये खासी हिल्स का, इन्हें इंडियन यूनियन के साथ मिला लिया जाएगा। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे जो असम के अंदर अरुणाचल प्रदेश है, आपका आपका मेघालय है, आपका मिजोरम है, ये क्या करेंगे? सॉरी, आपका असम जो है वो अरुणाचल को, मिजोरम को, मेघालय को ये अपने साथ ही रखेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, बाकी एरियाज को हम इंडियन यूनियन में मिला लेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, पोस्ट इंडिपेंडेंस की ये डेवलपमेंट्स हैं। ये डेवलपमेंट बताता हुआ मैं जब आगे चलूंगा, तो आपको ये मैप बड़े अच्छे से ध्यान में रहे कि ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है और दिस इज हाउ द स्टेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, एक चीज अगर मैं बताऊं, हिल्स, ये यूपीएससी या किसी भी कमीशन के लिए, चाहे आप स्टेट पीसीएस कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, ये जो गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन हिल्स, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, तो ये कौन से स्टेट में है आपकी? ये आपकी मेघालय में है। तो आप इसको थोड़ा सा देख लें, इनका अरेंजमेंट देख लें, किस ये ऑर्डर में है, गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है। आपका चेरापूंजी, मानसन राम, वो किस रीजन में पड़ता है? वो खासी में पड़ता है। तो आप ये देख लें, इसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने बता दिया, ज्योग्राफी में ये आप कवर करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ ऐसे। अब डिमांड उठी ऑटोनॉमी की।
नाउ देयर वाज अ डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, और ये ऑटोनॉमी की डिमांड हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफी बार, देखिए तीन चीजें, तीन की पॉइंट्स हैं यहाँ जो आपको याद रखने हैं। एक तो ऑटोनॉमी की डिमांड है, एक सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, एक जो इनका, देखिए ऑटोनॉमी की डिमांड कर रहे हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट या सेसेशनिस्ट मूवमेंट को लेकर आगे चल रहे हैं। तीसरे जो लोग हैं, तीसरा जो कंसर्न है वो आउटसाइडर्स के अगेंस्ट है, स्पेशली जो बांग्लादेशी माइग्रेंट आ रहे थे। आप रिकॉल कीजिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया था 1971 का वॉर, जो इंडिया ने एक पर्सपेक्टिव दुनिया के सामने रखा कि व्हाई डू वी नीड टू काउंटर पाकिस्तान विद द वॉर ही लास्ट सॉल्यूशन क्यों बचा है, क्योंकि हर दिन हमारे यहाँ हजारों की, लाखों की संख्या में रिफ्यूजीज बांग्लादेश से इंडिया में आ रहे हैं। इंडिया के लिए लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज तो है ही है, बट इट इज काजिंग हार्म टू आर रिसोर्सेज, बोथ इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं, जैसे जॉब्स हैं, आपके जॉब्स को भी वो लेते हैं, वहाँ जो लिमिटेड रिसोर्सेज एरियाज में अवेलेबल हैं उसके ऊपर भी वो कहीं ना कहीं अपना एक कुछ शेयर उसमें वो ले लेते हैं। प्लस मोर ओवर जो एक पॉलिटिकल टेंशन उन एरिया में हो रही हैं, वो लॉन्ग टर्म में इंडिया की स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी दोनों के लिए काफी बड़ा थ्रेट है। देयरफॉर इंडिया conveys the word that the war of 1971 is not a choice of India, but it is a only option left with India. समझ में आया? It is not a choice with India, it is a only option left with India. ठीक है, तो वो आउटसाइडर हो, सेसेशनिस्ट मूवमेंट हो, ऑटोनॉमी की डिमांड हो, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स को पता था। ये तीन चीजें बार बार उठ रही हैं, तो आप देखेंगे कि इस लेक्चर में ये तीन चीजें, मतलब आज के लेक्चर में इन्हीं पे हम बात करते चलेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को हमें एड्रेस करना है। अब देखिए, जब नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, क्यों 1947 के बाद ये रीजन पर्टिकुलरली हमारा, जो हमने कल क्वेश्चन देखा था इकोनॉमिक, सोशल और डेवलपमेंट, ये नेक्सलिज्म के रीजन है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इस रीजन को देखते हैं कि इस रीजन में क्या वो हुआ है कि क्यों इन लास्ट 7 डेकेड्स ये इकोनॉमिकली और डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में पीछे रह गया है। इसे समझने के लिए आप इन पॉइंट से समझें। जब पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ, तो पार्टीशन ऑफ इंडिया में आप देखते हैं ईस्ट और वेस्ट में हमारे दोनों तरफ पाकिस्तान था। जो ईस्ट पाकिस्तान था, जिसे आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं, जब उसे हमने कार्व आउट किया तो इधर नेपाल, इधर भूटान, ये बीच में हल्का सा ही कॉरिडोर बचा जो आपके नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को इंश्योर करता था। अदरवाइज ये कनेक्टिविटी अगर ऐसे रहती तो पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट क्या होता, वो डेवलप हो जाता आराम से। अब ये चिकन कॉरिडोर क्या करता है, हल्का सा, आप ये देखिए, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। सिलीगुड़ी इज अ रीजन इन आसाम, इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चिकन नेक। चिकन नेक क्यों? क्योंकि चिकन, उसका नेक ही आप काटते हैं ना, खाते हैं। कितनी निर्मम हत्या करते हैं बेशर्मी से आप, ठीक है, आप नहीं काटते, आपके लिए कोई और काटता है, तो भी रिस्पॉन्सिबल तो आप ही हैं। एनी हाउ, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। जो जैसा भी है, जो भी खाए, यू देखिए, राइट टू फूड के अंदर ना, राइट टू चॉइस ऑफ फूड भी आपका इंटीग्रेटेड है, ठीक है। आप क्या खाते हैं, जो आपकी कंसर्न्स, आपकी एथिक्स आपको अलाउ करती है, यू कैन ईट, ठीक है। दैट इज राइट टू चॉइस आप रखते हैं, ठीक है। वो समझाने के लिए आपको मैंने एक लाइट मोमेंट दे दिया, चिकन नेक जैसे हम काटते हैं। तो इशू यहाँ ये है, बार बार ढोकलाम रीजन से चाइना, देखिए चाइना इस रीजन में स्टैंड ऑफ हमारा चाइना के साथ रहता है। वो अगर यहाँ आकर कभी भी इस एरिया को ब्लॉक कर दे तो हमारी पूरी की पूरी नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। इसीलिए आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी ज्यादा जोर लगा रही है कि बांग्लादेश से होते हुए काफी सारी रेल लाइंस, ब्रिजेस, वो क्या कनेक्ट करें, आपके नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करें। आप रिकॉल कीजिए कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान में हम क्या कर रहे हैं, हम नीचे बे ऑफ बंगाल से होते हुए, म्यांमार से होते हुए एक अल्टरनेट और एंट्री चाह रहे हैं, कहाँ, हमारे नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जो डेवलपमेंट्स है, ये आइसोलेशन में नहीं है, हमें कहीं ना कहीं पता है कि फ्यूचर के चैलेंजेस कहाँ लाई करते हैं। और कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो भी हमारे लिए रेलेवेंट है, ये कमीशंस ने पीछे इन पास्ट पूछा है। इसी तरह जो कभी हम रेल लाइन देख लेते हैं, कभी कोई ब्रिज बन रहा है, मैत्री रेलवेज वगैरह, ये सारा जो है ये न्यू करंट अफेयर्स में रहता है, तो आप इसे कवर करें, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बाकी क्या पूछा जा सकता है ये यूपीएससी को खुद को ही नहीं पता, बट आप मिस नहीं करेंगे करंट अफेयर्स के डेवलपमेंट को, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चिकन नेक कॉरिडोर है, ये जो बोटल नेक है, इसी बोटल नेक ने इस एरिया की डेवलपमेंट के अंदर
क्या कर दिया, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया है, इश्यूज क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ये एरिया आपका क्या बने, आपका अच्छे से इंटीग्रेट हो। और देखिए आपको एक चीज और बताता हूं, हमने 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी बनाई। 1991 में लुक ईस्ट मतलब हम इंडिया से जो हमारा ईस्ट पड़ता है, जैसे आसियान कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज आपको पता है कि इन रिसेंट टाइम वहां हम काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखते हैं आसियान कंट्रीज में। तो हम क्या देखेंगे आसियान कंट्रीज में कि ये आपकी जो आसियान कंट्रीज है इनके साथ हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन चाहते हैं भारत का, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए हम चाहते हैं जो गेटवे है हमारा नॉर्थ ईस्ट बने, ताकि इस इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से हम नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर इंश्योर कर पाए। IMT कॉरिडोर, इंडिया म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर, ठीक है। ये हाईवे जो हम चाहते हैं, जो बन नहीं पा रहा है, बट हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये बने। तो लुक ईस्ट, और आप देखेंगे कि 2014 में जब आपकी मोदी सरकार आई तो सुषमा स्वराज जी ने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। एजेंडा वही थे बट एक फ्रेश एनर्जी, न्यू एक लुक के साथ, आउटलुक के साथ उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को अप्रोच किया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप ये लिख लें, लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट, ठीक है, ताकि आप इसे ध्यान में रखें जब अपना आंसर अटेम्प्ट करें। इसी तरह कलादान, कलादान प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आप याद रखें, इन्हें अच्छे से पढ़ते रहें, एग्जाम्पल्स में लिखते रहें। अब देखिए इन सारी बातों के बाद में हम समझते हैं डिमांड फॉर ऑटोनॉमी उठी कहां से। आपका हमारा स्टेट है ये असम है, ये देखिए असम के ऊपर कहां लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके इधर लाई करता है नीचे मिजोरम, ठीक है। और अब पहले इसको समझे आप, यहां नीचे लाई करता है इसके मेघालय, ठीक है, ये मेघालय। अब इसको समझा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या करेगा असम, असमीज लैंग्वेज को इंपोज कर देगा इस रीजन में। और पहले ये जो सारा हिस्सा था, ये जो सारा हिस्सा था, ये किसका पार्ट था, ये सारा आपका, ये सारा रीजन, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मेघालय है, ये आपका मिजोरम है। ये सारा एरिया आपका असम का पार्ट था। अब जैसे ही असम ने इंपोज किया असमीज लैंग्वेज को, अब इन लोगों की लैंग्वेजेस, क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में जो एथनिक, रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है। इट इज अनलाइक इंडिया, यहाँ आपको काफी ज्यादा डाइवर्सिटी दिखती है। जैसे ही असमीज लैंग्वेज इंपोज होगी, उसके इंपोजिशन से वहां मूवमेंट उठेगा, और उसी मूवमेंट से आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नई स्टेट्स का क्रिएशन होगा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। आए समझ में, नई स्टेट्स का डिमांड होगा, और नई स्टेट्स का डिमांड भी होगा और नई स्टेट की फॉर्मेशन भी होगी। इन फॉर्मेशंस के बाद में आप रियलाइज करेंगे क्या, जो ऑटोनॉमी की डिमांड है वो जो बचा हुआ हमारा आसाम है, वहां भी वो आपको दिखाई देगी। इसको दोबारा देखें, पर क्लियर करते हैं। समझ में आ रहा है ना क्लासेस में, ठीक है। अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है। देखिए अब हमारा इसके बाद सिर्फ एक यूनिट बचा है एनसीईआरटी का, क्लास 12 का हमारे पास एक यूनिट बचा है। उसके बाद एनसीईआरटी के लिए दोबारा हमारा इस प्लेटफॉर्म पे शायद कई दिनों तक मिलना नहीं होगा। तो आई होप जो क्लासेस हमने अभी तक ऑर्गेनाइज की हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया है, आप उस कंटेंट को बिल्कुल भी फ्री वाला मत समझें। आपको लेक्चर्स की क्वालिटी भी अच्छे से दिख रही है, प्लस जो मैं आपको कह रहा हूँ, जब हम किसी चीज़ को, कल भी मैंने बताया था, जब ये लगता है कि फ्री में हमें मिल रहा है तो हम उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते, और उस चीज़ को वैल्यू करने से ना मुझे फ़र्क पड़ता ना किसी और को फ़र्क पड़ता, फ़र्क आपको पड़ेगा, ठीक है। आप ये समझें कि दिल्ली में जैसे एक्सपेंसिव कोचिंग्स होती हैं, उसी तरह का एक्सपेंसिव फीस, एक हैफ्टी मनी आप पे करके आए हैं, और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो, इन रिटर्न आप मुझे ढूंढ के, मैं जहाँ भी हूँ, ठीक है, एक पीस मिठाई का खिला देना, मैं उतने में ही खुश हो जाऊंगा, ठीक है। वो आपकी पार्ट ऑफ आपका पेमेंट में मान लूंगा। बट द पॉइंट इज, आप बड़ी सिंसियरिटी से क्लासेस को अटेंड करें, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं असम की।
अब ये हमने देखा कि अलग अलग स्टेट क्रिएट हुए। अब हम क्या देखते हैं, जो स्टेट बचा हुआ है असम, इस स्टेट के अंदर भी काफ़ी सारे अलग अलग डाइवर्सिटी अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, और ये जो डाइवर्स सेक्शंस हैं ये भी ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं, ये सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं। अब इंटरेस्टिंग हमारे लिए ये है कि कैसे हमारे मॉडर्न इंडिया में हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके इन रीजनल एस्पिरेशंस को काफ़ी हद तक फुलफिल किया है, उन्हें शांत किया है। कैसे किया है? एक हमने यूनिक टूल निकाला है, वो है रीजनल ऑटोनॉमी देकर। टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाया है हमने, ऑटोनॉमस और ऑटोनॉमस काउंसिल बनाई है। देखिए ये 2023 में एक अकॉर्ड साइन हुआ जिसमें हमने इस एरिया में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स को इनको मिला के हमने क्या बनाया, BTR, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। इस BTR रीजन में क्या है, इनको हमने काफ़ी सारे बेनिफिट्स गारंटी किए हैं। भाई तुम ऑटोनॉमस रहोगे, तुम्हें टेरिटोरियल ऑटोनॉमी हम देंगे कुछ सर्टेन एस्पेक्ट में। उसके साथ हमने क्या प्रॉमिस किया इनके साथ, कि आपको एक नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी देंगे, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देंगे आपके लीडर के नाम पर। इसी तरह आपको रेलवे कोच फैक्ट्री देंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपना सेंटर बनाएगी। इसी तरह कैंसर हॉस्पिटल बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा, वेटनरी कॉलेज बनेगा, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड रिम्स बनेगा, एम्स बनेगा। ठीक है, इसी तरह इंस्टीट्यूट ऑफ लाइवलीहुड एंड मैनेजमेंट एंड होटल मैनेजमेंट आपके रीजन में स्टैब्लिश किया जाएगा। रीजनल कैंपस ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनेगा, एक आपके यहाँ म्यूजियम बनाया जाएगा, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस स्टैब्लिश किया जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे काफ़ी सारे प्रोमिस हमने इस रीजन से किए हैं, ताकि इन लोगों का कॉन्फिडेंस हमारे इंडियन स्टेट में आ पाए, हमारे असम में आ पाए। ये जो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि सेपरेट स्टेट बनाया जाए बोडोलैंड को, वो सेपरेट स्टेट क्या है, बिना बनाए इनके एस्पिरेशन को शांत कर दिया जाए। अब क्यों जरूरी है कि इस तरह के सॉल्यूशंस हम इन्वेंट करें? क्योंकि हम देखेंगे कि अगर इन डिमांड्स के साथ हम सेपरेट स्टेट बनाते रहे तो फिर ये वो आ गए, फिर कभी नहीं बुझेगी। विद इन दिस रीजन बोडोलैंड आप देखेंगे कि 2 सेक्शंस के बीच का कल्चर अलग अलग है, फिर वो डिमांड करेंगे कि हमें बना दो, हमें बना दो। तो इन पास्ट एक लेक्चर में हमने बड़े अच्छे से डिस्कस किया था, आप देखें प्रीवियस लेक्चर्स को जाकर, सेपरेट स्टेट बनाएं कब, किन कंडीशंस में बनाएं, वो कंडीशंस भी हम ध्यान रखें। और क्यों नहीं हम बार बार अलग से छोटे छोटे स्टेट बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ कवर की है। तो कुछ बेटर सॉल्यूशन, जैसे ये ऑटोनॉमस रीजन आपने बना दिया, ऑटोनॉमी दे दिया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दिए, कुछ सॉल्यूशंस आप इन डिस्ट्रिक्ट्स को, आपके स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें ज़्यादा ऑटोनॉमी दें। आपकी जो लोकल गवर्नमेंट हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, अगर आप जो शेड्यूल 11 और 12 उनके एम्पावरमेंट की बात करता है, इन द सेम स्पिरिट इफ यू एम्पावर योर लोकल बॉडीज, you will find there will be a decentralization of power at the lowest level. When there is a decentralization of power at the lowest level, people at the lowest level they will feel empowered. और जब वो feel empower करेंगे, there will be no issues where they are asking for autonomy. तो this is how things work by local self government. तो इस तरह से चीजें आप लिखें, समझें और प्रेजेंट करें एग्जामिनर को। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए बोडो रीजन तो ये है, अब एक लिखता है कार्बी, तो कार्बी एंगलोंग, इस रीजन में कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट लाई करती है आपकी असम की, तो इसको मैं के लिख देता हूं। इसी तरह दाइमासास, दाइमासास ये रीजन है, इसमें कुछ एरिया आपका नागालैंड का भी इधर कनेक्ट हो जाता है और कुछ एरिया आपका ये असम का आ जाता है। ठीक है, तो दीमासास। ठीक है, तो आप जब भी दीमासास को वो करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको वहाँ का जो क्लोथिंग हैबिट्स है, स्पेशली जो साड़ीज वीमेन पहनती हैं, वो इमेजेस आपको सर्च होंगी। ठीक है, तो ये आपको दिखाता है कि एक रीजन के अंदर कितना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है और कितना यूनिक कल्चर है। तो हमें डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है। वी कैन नॉट अलाउ डाइवर्सिटी टू डिवाइड अस, वी वॉन्ट आवर डाइवर्सिटी टू बी एंजॉयड। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, याद रखें। अब हम सेसेशनिस्ट टेंडेंसी, जो मैंने कल के लेक्चर में बताया था, उनमें 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स की हम बात करते हैं। एक तो है मिजोरम का और दूसरा है नागालैंड का। इन दोनों रीजन्स में सेसेशनिज्म की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। हमने 1980s में 86 में एक मिजोज के साथ एक अकॉर्ड साइन किया। इस अकॉर्ड से हमने मिजोरम पीसफुल रेजोल्यूशन अचीव किया। ठीक है, थ्रू नेगोशिएशन। नेगोशिएशन किस किस के बीच में हुआ? जो मिजो नेशनल फ्रंट है
और आपकी गवर्नमेंट है, इनके बीच में हमने एक नेगोशिएशन देखा। उसके बाद देखा कि जो इनका डिमांड था, ठीक है, वो जो स्टेटहुड का डिमांड था हमने वो फुलफिल कर दिया, प्लस अब इनका जो सेसेशनिज्म था या सेसेशनिस्ट टेंडेंसी थी, एक्टिविटीज थी, वो एंड हो गई। अब ये बिलीव करते हैं इंडियन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, और प्रो डेमोक्रेसी, अब इलेक्शंस होते हैं, सरकारें चलती हैं। तो दिस इज हाउ मिजोरम डेल्ट विद द क्राइसिस, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिजोरम दे टुगेदर डेल्ट विद द क्राइसिस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट नागालैंड। देखिए, नागालैंड इन इटसेल्फ इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, वेरी सेंसिटिव इशू। अब इसका पूरा हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री को समझे। इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। व्हाट इज द हिस्ट्री? द हिस्ट्री टेल्स कि प्री इंडिपेंडेंस टाइम में ही नागालैंड वाज डिमांडिंग कि उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी हो, सेपरेट उनको स्टेट मिले। व्हाट हैपेंड? अगस्त 14, 1947 जो एनएनसी है, नागा नेशनल काउंसिल, एनएनसी क्या करेगी? अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करेगी। वंस दे हैव डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, उनके इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। जब तक इंडियन स्टेट उसे मानेगा नहीं, तो उनके इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने से मिलने वाला तो कुछ है नहीं। बट व्हाट हार्म डज इट कोज? ये भी तो जानना जरूरी है। क्या हार्म ये कोज कर सकता है? तो आप समझें, आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन नागालैंड देयर इज अ वायलेंस, एंड व्हेन देयर इज अ वायलेंस इन द नागालैंड, इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, व्हाट हैपेंस? आप देखेंगे लगातार लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज वहां क्रिएट हो रहे हैं। इसी इन बिटवीन आप देखेंगे हमने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 में नागालैंड में लगाया। दिस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट विल कम इनटू पिक्चर। और जब ये इंपोज होगा, इट इज लॉ एंड ऑर्डर, टू एड्रेस लॉ एंड ऑर्डर। तो यहां आप देखेंगे कि मिलिट्री की प्रेजेंस काफी इंक्रीज हो जाएगी इस रीजन में। समहाउ हमने 1963 में नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट का आइडेंटिटी दिया, उसे बोन किया। अब वहां जो फैक्शन है जो क्रिएटिंग ट्रबल टू द पीस, वो था आपका ये जो पर्टिकुलर नागा नेशनल काउंसिल थी, यही थी जो बार बार क्या कर रही थी? ट्रबल क्रिएट कर रही थी। अब नाउ यू कम टू 1975 ईरा। 1975 ईरा में आप देखेंगे इंदिरा गांधी वो ऑलमोस्ट अ डिक्टेटर इन द कंट्री। अब उस समय उनके साथ लड़ना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना। तो इस लॉजिक से आप याद रखें, क्या शिलोंग अकॉर्ड साइन होगा इन 1975। इन 1975 अंडर दिस शिलोंग अकॉर्ड, ये जो सेक्शंस हैं जो वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं, दे विल एग्री फॉर अनकंडीशनल सीज फायर। दे विल एग्री टू द अनकंडीशनल सीज फायर इन 1975 शिलोंग अकॉर्ड। तो ये आप अच्छे से याद रखें। 1980s आप देखेंगे, 1980s जो मैं बात कर रहा था कल के लेक्चर में, NSCN, ये नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, तो ये ऑर्गेनाइजेशन विल कम इनटू पिक्चर। और 1988 में आप इसी में दो सेक्शन बनते हुए देखेंगे। यू विल गेट टू विटनेस कि देयर इज अ फर्दर फ्रेगमेंटेशन इन द पार्टी। और ये क्या बनेंगे? NSCN के खापलांग और IM इसाक महुआ, ये दो सेक्शन बन जाएंगे 1988 में। अब क्या करेंगे? पहले ये इसाक महुआ क्या करेगा? 1977 में सीज फायर साइन कर लेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। 4 साल बाद में ये जो के सेक्शन है ये भी क्या करेगा? सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लेगा। बट होगा क्या? मार्च 2015 में, इलेक्शन से पहले, सॉरी इलेक्शंस के बाद मार्च 2015 में ये सीज फायर एग्रीमेंट को ये सेक्शन मानने से मना कर देगा, क्योंकि इसने ब्रेक कर लिया सीज फायर। बट अभी उसने क्या किया? हो जो दूसरा सेक्शन है IM है, वो पीस में अभी भी है सीज फायर, तो उसके साथ एक फ्रेश एग्रीमेंट हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन करती है, जिसे हम नागालैंड पीस अकॉर्ड ऑफ 2015 कहते हैं। ठीक है, तो ये मोदी जी जब सत्ता में आए, जब प्रधानमंत्री बने, नॉर्थ ईस्ट की स्टेबिलिटी के लिए जो उनके अर्ली अचीवमेंट्स थे उसमें से एक काफी बड़ा अचीवमेंट था नागा पीस अकॉर्ड ऑफ 2015। सो ऑलवेज कीप इन माइंड वी आर टॉकिंग अबाउट नागालैंड पीस अकॉर्ड ऑफ 2015। देखिए, इस पूरे इसमें सीक्वेंस में मैंने आपको ये अच्छे से समझाया कि नागालैंड जो मूवमेंट है वो आज़ादी से पहले का है, अभी भी नागालैंड मूवमेंट चल रहा है। तो आप देखते हैं कि अभी भी काफ़ी सारे सेक्शंस कई बार
हम देखते हैं वॉयलेंस नागालैंड या आसपास के रीजन में वो लगातार होता रहता है। दूसरा इशू उसके साथ जो म्यांमार लगता है, ठीक है, म्यांमार का पोरस बॉर्डर, जहां ये क्या कर लेते हैं, सेफ हेवन तलाश लेते हैं अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज या अपने वॉयलेंस को कंडक्ट करने के बाद, ठीक है। ये देखिए, ये जो एरिया है ये म्यांमार है। अब हम बात करते हैं मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। व्हाट इज दिस मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर? ये जो मूवमेंट है आउटसाइडर्स के अगेंस्ट, व्हाट दिस मूवमेंट सेज, ये वही है जो बार बार हम देख रहे हैं, CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसका क्रिटिसिज्म जो हम देखते हैं, ठीक है, और NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, कहते थे ये न्यूज़ में, अभी भी हैं। 24 का इलेक्शन आ रहे हैं तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी NRC दोबारा फिर न्यूज़ में आए, CAA दोबारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट दोबारा न्यूज़ में आए। चलिए कोई बात नहीं, NRC और इसके बाद में हम देखते हैं क्या इस हिस्ट्री थी। तो हम देख रहे थे कि 71 में जो वॉर हुआ, उस 71 के वॉर से पहले काफ़ी सारे लोग यहाँ इन्फिल्ट्रेशन कर चुके थे। उस वॉर के बाद भी क्योंकि इन ईस्ट पाकिस्तान देयर वर लैक ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, और मोर ओवर जो बॉर्डर था हमारा बांग्लादेश के साथ, वो बॉर्डर भी काफ़ी पोरस था। देखिए, चलिए उसी पिक्चर पे जाते हैं एक बार। ये जो बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ, ये हमारा काफ़ी पोरस है। तो आप देखेंगे कि इस पोरस बॉर्डर से लगातार इन्फिल्ट्रेशन इंडिया में होता रहता है इन पास्ट। अभी भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन, कुछ एपिसोड दिखते हैं, बट अब काफ़ी कम हो गया क्योंकि अब बॉर्डर हमने काफ़ी हद तक सिक्योर कर लिया है। बट ये जो 90s 70s 60s में जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ इन बांग्लादेशी लोगों के द्वारा, इसने आपके नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी सारे ट्रबल क्रिएट कर दिए। और ये जो ट्रबल क्रिएट किए गए हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, आप देख रहे हैं उसके अगेंस्ट मूवमेंट चलेगा 79 to 85। असम में मूवमेंट चलेगा, दोज बांग्लादेशीज, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, दे आर कॉजिंग क्रंच ऑन आर रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो वो जो मूवमेंट चलेगा, उसी मूवमेंट को वहां ज्यादा लो एंड ऑर्डर चैलेंज क्रिएट ना हो, तो उस समय की राजीव गांधी सरकार क्या एक असम अकॉर्ड साइन करेगी 1985 में। और व्हाट आर द प्रोमिसेस अंडर असम अकॉर्ड? तो एक प्रोमिसेस वो ये कहेंगी कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो लोग ये आ रहे हैं, हम उन्हें नहीं आने देंगे। कैसे? हमारे बॉर्डर्स को हम सिक्योर करेंगे। हाउ वी वुड सिक्योर आवर बॉर्डर्स? विल सिक्योर आवर बॉर्डर बाय इरेक्टिंग फिजिकल बैरियर, लाइक हम वॉल बना देंगे, हम बारबर्ड वायर फेंसिंग कर देंगे, मतलब बॉर्डर्स की फेंसिंग कर देंगे कटीली तार लगा के, ठीक है। और उसके अलावा भी जो है हमारा सर्विलेंस, उन एरियाज में हम इंप्रूव करेंगे, पेट्रोल डिप्लॉय करेंगे सिक्योरिटी फोर्सेस का। तो दिस इज हाउ विल प्रोटेक्ट। बट अभी भी कुछ टेंशन, हालांकि इसमें लिखा हुआ रिवर रूट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, अभी भी आप देखते हैं रिवर, काफी सारे रिवर चैनल्स हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, अभी भी कुछ इन्फिल्ट्रेशन आप रिवर से भारत में देखते हैं बांग्लादेश से, बट काफी हद तक उसे हमने अब कम कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि हालांकि ये इशू अपने आप में काफी हद तक सोल्व हो गया है, बट डिस्पाइट दिस आपको ये इश्यूज बार बार न्यूज में लगातार नॉर्थ ईस्ट में बना रहता है, ठीक है। जब भी नॉर्थ ईस्ट में इलेक्शंस आएंगे, जब भी नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट सेंटर के साथ कोई एग्रीमेंट चाहेगा, उसे कन्फ्रंटेशन चाहेगा, तो आप देखेंगे कि ये बार बार चीजें न्यूज में बनी रहती हैं। इसीलिए आप असम में NRC और ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वगैरह ये बार बार बने हुए रहते हैं न्यूज में, और वो चाहते हैं कि ये इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो। अब हम बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम आपका, मैंने बताया था, 7 सिस्टर से बाहर निकला हुआ स्टेट है, जिसके एक तरफ क्या पड़ता है, भूटान पड़ता है, दूसरी तरफ नेपाल पड़ता है, और नीचे भारत पड़ता है। याद है या भूल गए? ये देखिए, नेपाल, भूटान, चाइना और नीचे भारत, ठीक है। ये है सिक्किम की लोकेशन, और इसी वजह से सिक्किम अपने आप में, इसकी लोकेशन की वजह से भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है। सिक्किम में देखिए, सिक्किम को हमने बनाया पहले प्रोटेक्टोरेट स्टेट। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टोरेट मतलब प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट का मतलब है कि
ऑटोनॉमी है इसको, बट हम कोई दूसरा स्टेट इसे प्रोटेक्ट करेगा, तो इसकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे इंडिया की। तो भारत वॉज प्रोटेक्टिंग, अब तो पता नहीं इंडिया कहीं या ना कहीं, तो भारत वॉज प्रोटेक्टिंग द सिक्किम। बट व्हाट हैपेंड इन द सिक्किम, सिक्किम में एक लीडर आए, उनका नाम था काजी एल दोरजी। तो दोरजी साहब ने क्या किया, इन्होंने एक प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट लीड किया, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट लीड किया दोरजी साहब ने। कहा, सिक्किम में। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाकर सिक्किम नेशनल कांग्रेस बनाकर 1962 में वहां उन्होंने इलेक्टोरल विक्ट्री हासिल की। उन्होंने क्या हासिल किया, इलेक्टोरल विक्ट्री हासिल किया, और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया टू इंटीग्रेट सिक्किम विद द इंडिया। उन्होंने एक मूवमेंट लीड किया टू इंटीग्रेट सिक्किम विद द इंडिया, और इस मूवमेंट में, इस इंटीग्रेशन में आप देखेंगे एक रेफरेंडम होता, इलेक्टोरल प्रोसेस से, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन से एक रेजोल्यूशन पास होता है। उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन का पर्पस था कि वहां के सिटीजन से पूछा जाए कि बेटा अपने इंडिपेंडेंट रहना है, हमें इंडिपेंडेंट रहना है, या यूनियन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करना है। तो पीपल ने ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से बोला वी वांट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन, वी वांट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। बट वहां के जो किंग थे, छोग्याल एम्पायर थी, इट वॉज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन। बट इनके हैप्पी या अनहैप्पीनेस से होता क्या, क्योंकि डेमोक्रेटिकली लोगों ने बोला वी वांट टू ज्वाइन इंडियन यूनियन। सो सिंस 1975 जो इंटीग्रल है ये सिक्किम हमारे इंडियन यूनियन से, ठीक है। तो दिस इज हाउ द सिक्किम केम इनटू पिक्चर, और ये इमेज आपको अपने आप में प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ सिक्किम दिखाती है, बुद्धिज्म, ठीक है। तो आप देखिए, इस तरह की पिक्चर्स का पर्पज ये रहता है कि जब आप पिक्चर देखते हुए लेक्चर को अप्रोच करेंगे तो लेक्चर आपके माइंड में कोई ना कोई एक इंप्रेशन छोड़ के जाएगा, इमेज छोड़ के जाएगा, यही पर्पज है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ था। अब देखिए एनसीईआरटी, अब इस व्यक्ति के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, ठीक है। अब ये लेटर्स मिसिंग है, तो एक एस्पिरेंट के लिए काफी बड़ी दुविधा हो जाती है एनसीईआरटी को समझना। और मैं क्यों बार बार पिछले कई दिनों से कह रहा हूं सस्ते नशे, सस्ते नशे, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में भी पता लगेगा। अब देखिए, इनका तो सभी को पता है, राजीव गांधी हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी 90, ये किन के पुत्र थे, इंदिरा गांधी के, और 1984 से 89 तक ये रहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इन्होंने अपनी उस टेन्योर में आप देखेंगे इन्होंने काफी सारे एग्रीमेंट साइन किए मिलिटेंट ग्रुप से, चाहे वो पंजाब का रहे हो, आपको बताया था मैंने पंजाब का एग्रीमेंट, मैंने आपको मिजोरम का बताया है, मैंने अभी आसाम का बताया है आपको। तो ये जो मेडल्स हैं ये किसकी छाती पे जाते हैं, राजीव गांधी की छाती पे जाते हैं मेडल्स, ठीक है। इसी तरह उन्होंने ओपन इकोनॉमी, देखिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था हमारा एलपीजी रिफॉर्म आएगा 1991 में, बट उसका काम आपका कब से चालू हो जाएगा, 1980s में। आई होप आपको याद होगा, अगर याद नहीं है, इसको हिंदी में चलू कहते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालिए और कोशिश कीजिए कि आप इस चुल्लू भर पानी में डूब मरें, और अगर डूबने के बाद या डूब नहीं पा रहे हैं, या इस चुल्लू भर पानी में आप मर नहीं पा रहे हैं फिर भी जिंदा हैं, तो फिर अपने आप को जगाएं। जो लेक्चर्स मैं डिलीवर कर रहा हूं उन लेक्चर्स को बड़ा सिंसेरिटी से देखें, आप रिपीट करें, रिवाइज करें, ताकि आप समझें, और अच्छे से पढ़ो यार, ठीक है, पढ़ो, प्लीज पढ़ो। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि असम में एक स्टूडेंट्स यूनियन के साथ भी एक क्या करते हैं, राजीव गांधी जी एक अकॉर्ड साइन करते हैं। हम बात कर रहे थे ओपन इकोनॉमी की, तो ओपन इकोनॉमी इन्होंने एडवोकेट किया। जब राजीव गांधी क्या बनेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का एक ऑफिस होता है जिसे हम पीएमओ बोलते हैं, पीएमओ। तो राजीव गांधी के पीएमओ में आप काफी सारे टेक्नोक्रेट्स की एंट्री देखेंगे उस समय। ये टेक्नोक्रेट्स उस समय ये दिखाते हैं कि ये देखिए, जैसे इसमें लिखा है कंप्यूटर,
टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इनसे ऑब्सेशन रखते थे, इनका इंटीग्रेशन चाहते थे हमारे स्टेट में, हमारे प्राइवेट सेक्टर में। इसी तरह उन्होंने इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला। तो आप ये सारी चीजें याद रखें। बट एक चीज जो उनके समय में शायद ठीक नहीं हुई, वो था इंडियन मिलिट्री का एंट्री इनटू श्रीलंका। जो लिटे है, ठीक है, तो राजीव गांधी ने उस समय जो सिन्हलीज टेरिटरी है या तमिल को सिन्हलीज, इसमें सिमहेला लिखा है, ये सिन्हेला है, सिन्हेला। तो सिन्हेला तमिल कन्फ्लिक्ट में इन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को उतार दिया। वो हमारे लिए अपने आप में कोई एक सक्सेस नहीं था, वो कहीं ना कहीं हमने वहां लॉस ही झेला है, ठीक है। उससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस भी अच्छे नहीं रहे कुछ समय तक। और आप देखेंगे कि उसी लिटे ग्रुप ने आगे चल के हमारे राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया। क्या है लिटे? क्या है लिटे? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, ठीक है। तो ये याद रखें आप, ये मेंस में भी पूछा जा सकता है, ये पर्टिकुलर एपिसोड आपसे ना मेंस में पूछा जा सकता है। अब ये देखिए सस्ते नशे, ये दो इमेजेस देखिए, इस पे भी लिखना भूल गए साहब, इस पे तो कुछ भी नहीं लिखा। अब कर लो गूगल, देख लो क्या लिखना चाहता है, क्या वो कंटेंट था जिसको कहते हैं हम आउट ऑफ सिलेबस। गूगल तो कर लोगे, बट इस आउट ऑफ सिलेबस को आपको क्या पता कि एनसीईआरटी ने इसमें क्या दिया, ठीक है। इस ट्रेन के डब्बे पे एनसीईआरटी क्या लिखना चाहती थी, ठीक है ना। तो करते रहिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर सिस्टम इज अकाउंटेबिलिटी। द वन हु इज परफॉर्मिंग अ ड्यूटी, यू मेक दैट पर्सन अकाउंटेबल टू हिज जॉब। अगर ऐसी अकाउंटेबिलिटी रही होती कि द वन हु हैज रिटन द एनसीईआरटी, उसकी पेंशन रोकी जा सकती थी इन एरर्स के साथ, वो रातों रात बैठ के इन्हें ठीक कर देता। उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन रिएक्शन हो सकता था तो वो रातों रात ठीक हो जाता, ठीक है। चलिए, जो सरकारी है वो हमारी है, ठीक है। तो ये सरकारी नौकरी है, उससे आपको कोई आपसे वो कोई छीन नहीं सकता। अब यहां से हमने लेसन्स क्या लर्न किए हैं। अब लेसन्स को लर्न करने के लिए आप कोड देखें कल का। आंसर टू वायलेंस इज इवन मोर डेमोक्रेसी, इवन मोर ह्यूमैनिटी, ठीक है। अब इसी को लिंक कीजिए हमारे लेसन जो हमने यहां से लर्न किए हैं। क्या लेसन हमने यहां से लर्न किया है? कोई भी रीजनल एस्पिरेशन एक डेमोक्रेटिक स्टेट में जब भी रहे, वायलेंस होगा। बट वायलेंस का आंसर आप वायलेंस से नहीं करेंगे। जो डेमोक्रेटिक स्कोप आपको मिला है विद इन दोज डेमोक्रेटिक स्पेस, आपको उस वायलेंस को एड्रेस करना होगा। तो दैट इज अबाउट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। और हमें मिलिटेंसी की जगह हमें नेगोशिएशन पर जोर लगाना होगा। हमें सेटलमेंट्स पे, एग्रीमेंट पे, नेगोशिएशन पे, डिस्कशंस पे, डिबेट पे, इनके ऊपर हमारा एम्फेसाइज करना होगा। और पावर शेयरिंग हमें करना होगा। जैसे हमने क्या देखा, जो ट्राइबल एरियाज में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम बना रहे हैं, दैट इज नथिंग बट पावर शेयरिंग। जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस है, आपको उसे एड्रेस करना होगा। आपको डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करना होगा विद इन द स्टेट। आप डाइवर्सिटी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपके तो नंबर ही केवल 2000, 3000, 10,000 हैं। डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना इट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट। तभी हम कह पाएंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया प्रमोट करती है, ठीक है। तो इन सभी चीजों से आप क्या देखेंगे कि यू आर अचीविंग नेशनल इंटीग्रेशन। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल इंटीग्रेशन? जो इश्यूज आप डिवाइड करते हैं, आप सबसे पहले उन्हें रिस्पेक्ट करें और उनके जो डिविजन्स हैं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं, आप उन्हें एड्रेस करें विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। आप जब लिखें तो ये जरूर लिखें ये वर्ड कि आप जब भी कोई एड्रेस करें, किसी भी एग्रीमेंट पे आए, किसी भी नेगोशिएशन पे आए, किसी भी सेटलमेंट पे आए, वो सेटलमेंट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बंधा हुआ हो। द बाउंड्री इज डिफाइंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। चलिए, ठीक है, ताकि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें हम थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखते हुए इन इश्यूज को एड्रेस कर पाए। यही हमारा लेसन है। तो जो कल ऐसे कोट हमने पढ़ा था, ये जो समझ रहे हैं, तो जहां हमने स्टार्ट किया वहीं हम एंड कर रहे हैं। देखो दोस्तों, यही ब्यूटी रहती है मेरे लेक्चर्स की, यही मेरा एफर्ट रहता है
कि आपको चाहे ऐसे का कोड दिया जाए, मेंस का दिया जाए, आप टॉपिक को एड्रेस कर पाए, टॉपिक को समझ पाए हर पॉइंट पे, और क्या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन उस टॉपिक से आप एग्जाम में देख सकते हैं, वो भी उन क्वेश्चन से आपको देखने को मिल जाता है। जब कभी भी उस पेपर से, उस टॉपिक से रिलेवेंट मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री का नहीं मिलता, तो मैं कुछ अलग एक क्वेश्चन लेके आता हूं जिससे आपको कुछ मैं नया बता सकूं। अब हम बात करते हैं गोवा की। लास्ट पेज पे गोवा के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी गोवा के बारे में क्या लिखती है? व्हाट इज एनसीईआरटी राइटिंग अबाउट गोवा इज, देखिए गोवा क्या था, एक पुर्तगीज कॉलोनी था। गोवा, दीव एंड दमन, ये थे पुर्तगीज कॉलोनी। जब हमारा देश आजाद हुआ, व्हेन वी गोट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश एम्पायर, वी टोल्ड पुर्तगीज कि भैया खाली कर दो यार, चले जाओ अपने घर, कब तक बैठे रहोगे, घर तुम्हारा थोड़ी ना है, मकान तुम्हारा किराए का है, ठीक है, तुम खाली करके चले जाओ, हम मालिक, हम तुमसे खाली करवा रहे हैं। इन साहब ने मना कर दिया। इन साहब ने मना किया तो हमने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को वहां भेज दिया, और जो ऑपरेशन कंडक्ट हुआ उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो आप ये याद रखें, ऑपरेशन विजय, हमारी इंडियन आर्मी ने वैकेट करवाया हमारे गोवा को और दीव एंड दमन को। फिर देखिए इसके बाद जो नई डेवलपमेंट होती है 1961 में, ठीक है, इसके बाद जो नई डेवलपमेंट होगी, आप देखेंगे कि रेफरेंडम होता है 1967 में, कहां, आपके गोवा में। और विद दैट रेफरेंडम एम ये नहीं था कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा या इंडियन स्टेट में शामिल होगा। द एम वोज कि वो ये बताए कि उसे यूनियन टेरिटरी बना रहना है या स्टेट लाइक महाराष्ट्र के साथ क्लब होना है। तो उसकी आप लोकेशन जब देखेंगे गोवा की, तो वो वही पर्टिकुलर लोकेशन आपको दिखाई देगी जो उसके एकदम पास है। ये है आपका गोवा, ठीक है, ये क्या है आपका महाराष्ट्र, ये आपका गोवा। तो इनसे ये पूछा गया कि साहब इंडिपेंडेंट यूटी रहोगे आप, या आप महाराष्ट्र जैसे स्टेट के साथ आप क्लब होना चाहोगे। तो वो रेफरेंडम था, ठीक है। इस रेफरेंडम के बाद आप देखते हैं कि एक बार तो उसे यूटी रखा जाता है, बट बाय 1987 गोवा को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाता है, ठीक है। 1987 वो एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से समझें इस चीज को। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे भी हम ट्रिक से करते हैं, ट्रिक से समझते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप देखें कि क्वेश्चन क्या है, क्योंकि आज का क्लास रिकॉर्डेड है। जो बच्चे सिंसेरिटी से क्लास अटेंड कर रहे हैं, डिम्पल, हेजल, आपकी अंजलि, आईएएस ग्रुप, जो कल शाहरुख आए थे, सौरभ आए थे, और जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट, बीपीएससी एस्पिरेंट, एटलीस्ट आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मानव जी भी आ रहे थे, ठीक है, और एक जो थे, क्या नाम था उनका यार, जो आरडीएक्स, ठीक है, आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो आप पहले इसको देखें, ठीक है, आप कमेंट में लिखें पहले इसका आंसर, कमेंट पहले, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसको समझेंगे कि डिमांड क्या है, फिर आप कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। कमेंट में आंसर लिखने के बाद फिर डिस्कशन देखेंगे कि मैं बता क्या रहा हूं। चलिए पहले स्टेटमेंट पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई होप, तो आप एड्रेस कमेंट में करेंगे। सिर्फ इन्हीं लोगों का नाम लिया, इसका मतलब यही लोग एड्रेस नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेशन सभी लोगों से है, ठीक है। जितना आप पार्टिसिपेट करेंगे प्रोसेस में, उतना ही आप कॉन्कर कर पाएंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन कौन सी सही है बताना है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच अ प्लेस एज ही और सी थिंग्स फिट। कहने का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जहां चाहे वहां सेशन बुला सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, हम ये मानते हैं कि आप भी मेरी तरह थोड़े ना समझ हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस of the parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions। क्या कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड
3 सेशन प्रोवाइड करता है साल में, बट मैंडेटरी नहीं है टू कंडक्ट ऑल दीज 3 सेशन। तीनों सेशंस कंडक्ट करना जरूरी नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन 3 सेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस पर भी हमने मान लिया कि हम मंदबुद्धि हैं। तीसरा देखिए, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। अब कोई मिनिमम नंबर ऑफ डे नहीं है जब आपकी पार्लियामेंट को मीट करना चाहिए, मिलना चाहिए, इन इश्यूज पे डिस्कशन करना चाहिए। आउटकम देखिए कहां से निकलेगा इस पॉइंट का आउटकम। आप देखें बार बार न्यूज़पेपर में आता है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आपकी पार्लियामेंट जरूरत है कि ये जो डिस्कशन डिबेट की प्लेस पे डिसरप्शन हो रहा है, पूरा पूरा अपोजिशन वॉकआउट कर जाता है, पूरे पूरे दिन की हियरिंग कैंसिल हो जाती है। देयर इज अ नीड कि हम मिनिमम नंबर ऑफ डेज फिक्स करें हमारी पार्लियामेंट को मीट करने के लिए। वंस वी हैव डिसाइडेड कि आवर पार्लियामेंट विल मीट फॉर दीज नंबर ऑफ डेज, एटलीस्ट फॉर दीज नंबर ऑफ डेज, द आउटकम ऑफ सेम वुड बी, आपकी पार्लियामेंट्री जो क्वालिटी है, आउटकम है, वो इंप्रूव हो जाएगी। इसका मतलब करंट अफेयर से थोड़ा बहुत भी अपडेट रखते हैं तो आप ध्यान रखें, उड़ीसा जैसे स्टेट्स ने नंबर ऑफ डेज फिक्स किया हुआ है फॉर द टाइम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शुड मीट इन अ ईयर। तो जब उड़ीसा जैसा स्टेट कर सकता है तो व्हाई कैन नॉट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डू द सेम। तो यहां से ये पता लगा क्या है, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डे। तो ये पॉइंट ठीक है। जैसे ही ये पॉइंट ठीक हुआ तो आंसर बचा सी और डी में से ये दो ऑप्शन दे आर एलिमिनेटेड। अब बचे दो ऑप्शन जिसमें ये कह रहा है, एक में 1 कह रहा है, एक में 2 कह रहा है। अब हमारी जो आसान हो गई है क्योंकि इन दोनों में से एक ठीक है, इन दोनों में से एक ठीक है। पहले में क्या करे, प्रेसिडेंट का जहां मन करे वहां बुला लेगा। दूसरे में क्या करे, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा प्रोविजन दिया है। तो ऐसे में मैंने पहले भी बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन चीजें सारी लिखता है बट इन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं जाता ज्यादातर केस में। तो जब भी आपको पता लगे, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की भी लिमिट है। अब 448 आर्टिकल्स हैं, इतना मोटा बुक है, 448 आर्टिकल्स हैं। ये थोड़ी ना कि इस पूरे रूम को आप बुक ही बुक से भर दोगे। तो द पॉइंट इज, जब इस तरह की स्टेटमेंट देखो आप, और खासकर जब दो स्टेटमेंट हो, क्या करें, दो स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो प्रोविजन प्रोवाइड करता है बट मैंडेटरी नहीं है इन सेशंस को कंडक्ट करना। तो ये दो ऑप्शंस में यूपीएससी को ट्रिक देना बड़ा आसान है। ये भी गलत हो सकता है, ये भी गलत हो सकता है, दोनों भी गलत हो सकते हैं। तो आप खुले हुए दिमाग से सोचें, जब दो में से ही चूज करना है, 1 और 2 में से, तो प्रेसिडेंट है, ये जहां चाहेंगे वहां सेशन बुला सकते हैं। ठीक है, बट ये ऑप्शन देयर इज अ चांसेस कि ये गलत हो। ठीक है, ये गलत हो। अब आप गलती क्या कर सकते हैं, गलती आप गवर्नर के साथ कर सकते हैं। गवर्नर जब फ्लोर टेस्ट करते हैं तो वहां जो हमने बात किया था काफी सारे केसेस का, ठीक है, एसआर बोमई केस का, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली केस का, आपके सरकारिया कमीशन का, पूंछी कमीशन का, सभी में जो सुप्रीम कोर्ट और ये कमीशन थे, इन्होंने कहा था कि जो मेजोरिटी है वो एट द फ्लोर ऑफ हाउस चेक करना है आपको। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी है वो फ्लोर ऑफ हाउस में चेक करेंगे। इन पास्ट हमने देखा कि गवर्नर्स ने होटल्स में बुलाकर मेजोरिटी चेक कर ली, तो दैट इज नॉट अ केस। बट वो मेजोरिटी चेक करने की बात नहीं कर रहा है, उसने कहा है कि पार्लियामेंट को समन किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा एट एनी प्लेस ही थिंक्स फिट। तो पहली बात तो ये गवर्नर नहीं है, प्रेसिडेंट है। तीसरा, कुछ ऐसा हमें देखने को मिला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, जब भी आपको मिले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो आप इस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाएं, इस पे एक सस्पिशन रेज करें। प्लस जो मैंने आपको साथ पास्ट में कहा है कि इस तरह की ट्रिक जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताई जाती है तो यूपीएससी भी सेम सुनता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। व्हेन यूपीएससी इज डूइंग रिवर्स इंजीनियरिंग, वो इन फ्यूचर इसे ठीक करके भी दे सकता है, इस तरह की स्टेटमेंट को ठीक भी दे सकता है। तो बड़ा ही प्रेगमेटिक, प्रोएक्टिव और एक इग्नाइटेड माइंड से आपको यूपीएससी को अप्रोच करना है। थिंक थिंक थिंक, ठीक है, क्या कह रहा हूं, थिंक think think I cannot provide solution to each and everything. No teacher can provide solution to each and everything. Once you are into the examination hall, आप हैं और आपका पेपर है और 2 घंटे हैं, आप जितना ज्यादा ओपन माइंड से थिंक करेंगे आप आउटकम दे पाएंगे। तो मैंने आपको क्या कहा है, थिंक थिंक थिंक। ठीक है, अगर थिंकिंग में कोई दिक्कत आए, दिस इज माई इंस्टा आईडी, यू कैन ज्वाइन, यू कैन आस्क और यू विल गेट
क्वालिटी कंटेंट एज वेल ऑन दिस इंस्टा आईडी, और ये टेलीग्राम है, इस पे भी आप इन फ्यूचर काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ देखेंगे विद इंस्टा आईडी। आई होप आपको अच्छे से मैंने समझा पाया आज का लेक्चर, और ये अच्छे से बता पाया। थिंक एंड थिंक। थैंक यू।